नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। बंगाल में दूसरे दौर में 3 बजे तक के मतदान का जो प्रतिशत सामने आया है, उसने पुराने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। 79% के करीब मतदान हो चुका है 3 बजे तक, और मतदान आधिकारिक रूप से 3 घंटे बचे हैं। उसके बाद कतारों में जो लोग खड़े रहेंगे वह भी मतदान करेंगे। तो क्या 93% का फर्स्ट फेज का रिकॉर्ड भी सेकेंड फेज में टूट जाएगा? वो सेकेंड फेज जिसमें भय का माहौल कायम करने की गंभीर कोशिशें हुई, और इस बात को सिर्फ टीएमसी ने नहीं, अलग अलग प्रदेशों में बैठे राजनीतिक पंडितों और विश्लेषकों ने भी एंडोर्स किया कि जो भी सेंट्रल फोर्सेज के जरिए या चुनाव आयोग के अफसरों के जरिए करवाया जा रहा है, ये भय के अलावा और कुछ भी फैलाने की कोशिश नहीं हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ भय फैलाने के इरादे से ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन उस भय के जाल को बंगाल ने छिन्न भिन्न कर दिया, और शायद इसी का असर है कि शपथ ग्रहण में आने का वादा करके जाने वाले प्रधानमंत्री के डिप्टी नंबर 2 अमित शाह ने 48 घंटे के भीतर यू टर्न ले लिया है। शायद इसी रिकॉर्ड तोड़ मतदान की वजह से यू टर्न लिया है। बीजेपी बंगाल में अभी से पैकिंग शुरू कर चुकी है। पैकिंग होता ना विदाई जाने के लिए कहीं भी, तो पैकिंग शुरू कर चुकी है, यानी बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर चुकी है। ये बोरिया बिस्तर बांधने की बात हम क्यों कह रहे हैं? क्या ऐसा आदेश आया है जो आदेश भारतीय जनता पार्टी के सरेंडर के रूप में हम देखते हैं? ये समझने के लिए हेमंत भाई को स्क्रीन पर ले आइए, जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। मैं आपको पहले 2 हेडलाइन दिखाऊंगा, फिर आदेश पर आएंगे, क्योंकि ये दोनों हेडलाइन भी कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है इस पूरे के पूरे माहौल से। जब खबर को समग्रता से देखने की हम लोग कोशिश करते हैं तो ये 2 हेडलाइंस भी कनेक्ट होंगी। पहली हेडलाइन लाइए। बंगाल के दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग दोपहर 3 बजे तक 78.68% मतदान हुआ। आगे चलिए, अगली हेडलाइन। ये मतदान का हो गया। जल्द सीआरपीएफ भेजो वरना अनहोनी हो जाएगी। भवानीपुर में घिरे शुवेंदु अधिकारी, सीआरपीएफ ने किया लाठीचार्ज। ये बाहर खड़े होकर के पोलिंग बूथ के और फोन करके सीआरपीएफ को बुलाते हैं। सीआरपीएफ को फोन करके बुलाने का मतलब क्या है बीच चुनाव में, जबकि ये जीत ही रहे हैं ममता बनर्जी से। इन्होंने कहा भी था आज दोपहर में कि मैं जीत गया हूं चुनाव, और सीआरपीएफ बुला करके वहां फिर लाठीचार्ज हुआ। अगली हेडलाइन एक और देखिए, फिर 3 देखिए, 2 के बजाय 3 देखिए। बंगाल, ईवीएम में भाजपा के बटन पर लगा मिला टेप, वोटिंग रुकी, ईसी बोला दावा सही तो दोबारा मतदान। इसमें सबसे ज्यादा एक्टिव, हटा दीजिए इसको, इसमें सबसे ज्यादा एक्टिव हैं ये टेप वाले में अमित मालवीय, टेप मामलों के जानकार। कई तरह के टेप मामलों के वो जानकार हैं। वो मधु किशोर ने बताया था कि अलग अलग टेप, सीडी, डीवीडी, सब मामलों के जानकार हैं। तो अमित मालवीय कह रहे हैं कि बहुत सारे बूथों पर एक जगह से एक फोटोग्राफ जो है वायरल किया जा रहा है। अब उसमें वो जो अंदर जा करके दिखाया है उसने टेप लगा दिया कि टेप लगा हुआ था, और चुनाव आयोग ने तो पूरे बंगाल को बदल ही डाला है। पूरे बंगाल में जितने तबादले करने थे, ममता बनर्जी अब भी अगर हावी है, तब तो फिर आप बिना मतलब का चुनाव लड़ रहे हो। सारा कुछ आपने अपने हिसाब से बदल दिया। ये बौखलाहट है। अच्छा, जो वहां पर एक और अग्रवाल साहब है, मनोज अग्रवाल, कोलकाता में बैठे, उन्होंने कहा कि अगर जहां जहां भी है अगर ऐसा मिलेगा तो सब जगह रिपोलिंग होगी। अच्छी बात है, रिपोलिंग होगी, लेकिन मतदान उन जगहों पर, मतलब कई बूथों पर रोक क्यों दिया गया, ये सवाल है। क्या बीजेपी आखिरी वक्त में, कहते हैं दिया बुझते समय फपकना, वैसे ही भपक रही है जो है बुझते बुझते? ये बौखलाहट है, घबराहट है, क्या है? ये सब समझेंगे आप अगली खबर में, जहां पर जिस खबर पे हम ये कार्यक्रम लेके आए हैं। महुआ मोइत्रा का ट्वीट लेके आए। महुआ मोइत्रा का ट्वीट दिखाई। भाग मोटा भाई भाग,
Liar Amit Shah insisted his CAPF army will remain in Bengal for 60 days to protect BJP. Truth is, de-induction begins from tomorrow and orders already been issued. अमित शाह ने ये कहा था कि CAPF 60 दिन तक बंगाल में रहेगी। 30 दिन ज्ञानेश कुमार ने कहा था और उसको 2 गुना किया। अमित शाह ने कहा 60 दिन रहेगी, चिंता मत करिए आप लोग। और जो सच्चाई है वो कल से ही, मतलब आज मतदान हुआ, कल सवेरे से डी इंडक्शन शुरू हो जाएगा, इसके आदेश जारी हो चुके हैं। अब वो आदेश और उस आदेश के मायने हेमंत भाई बताएंगे। भैया स्क्रीन पर आदेश ले आइए और हेमंत भाई आदेश और इसके मायने हिंदी में दर्शकों को जरा बता दीजिए। ऋषि भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, पैरामिलिट्री जब भी कहीं पे इंडक्शन में होती है तो उसका जब कामकाज खत्म होता है तो बाकायदा एक डी इंडक्शन प्लान रहती है कि हम कैसे कैसे क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, कैसे कब कब जाएंगे, कौन कौन सी कंपनियां होंगी, कहाँ कहाँ से कैसे निकलेंगी, कोई ट्रेन स्पेशल है या क्या व्यवस्था है, वो सारी की सारी चीजें उसके अंदर दी जाती। तो महुआ में उन्होंने आज क्या किया है, हमसे कुछ देर पहले उन्होंने जो बेसिकली क्या कहने की कोशिश की वो इंपॉर्टेंट है। ज्ञानेश गुप्ता ने शुरुआत की थी चुनाव के बाद, जो बेसिकली इसके पीछे के खेल समझने की कोशिश करेंगे हम सब। ज्ञानेश गुप्ता ने शुरुआत की क्या कह करके कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो लंबे समय तक रहेंगी चुनाव की प्रक्रिया खत्म होने के बाद। और मैंने उस दिन भी इस पे बड़ी गंभीर आपत्ति जताई थी कि हु इज ज्ञानेश गुप्ता, ज्ञानेश गुप्ता का ठेका, ज्ञानेश गुप्ता की जिम्मेदारी, ज्ञानेश गुप्ता का अधिकार नई विधानसभा गठित होने तक है, यानी कि परिणाम आ जाए उसके बाद वो नोटिफाई हो जाए एंड दैट्स इट। उसके बाद सारे का सारा एडमिनिस्ट्रेशन वापस शपथ से पहले ही जैसे पहले था उसके हिसाब से काम करना शुरू कर देता है स्टेट के अंदर, ना कि इलेक्शन कमीशन के अंदर। तो पहली वायलेशन तो ये हुई। अब ज्ञानेश गुप्ता ने किसके कहने से ये कहा, क्यों कहा, अपने आप तो उसको आकाशवाणी हुई नहीं, ना उसके पास कोई अधिकार है। सोचिए अगर यही बात SY कुरैशी होते तो क्या कह रहे होते अमित शाह और मोदी जी, याद है आपको? सोचिएगा। लेकिन ज्ञानेश गुप्ता ने कहा तो उसको सेकंड नहीं किया, उसको और आगे बढ़ाया और कहा कि 60 दिन तक CRPF रहेगी। इन लोगों को भूलिएगा मत, इनकी बात याद दिलाना बड़ा जरूरी है। अपने यहाँ एक इलेक्शन कमिश्नर होते थे JM लिंगदो, आपको याद है ना? और मोदी ने क्या कहा था उनके बारे में, ध्यान से सुनिएगा, जेम्स माइकल लिंगदो। इसके बीच में कुछ कहना चाह रहे थे वो, जेम्स और माइकल और लिंगदो तीनों को उन्होंने ब्रेक करके कहा था। तो जब ज्ञानेश गुप्ता है तो सब कुछ चंगा, कोई समस्या नहीं। उनकी गलत बात को और फर्दर आगे बढ़ाया अमित शाह ने कि 30 दिन नहीं 60 दिन रहेगी। लेकिन अमित शाह के अधिकार क्षेत्र में है वो कि पैरामिलिट्री, चूंकि उसकी कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, वो कहीं ना कहीं अमित शाह और गृह मंत्रालय, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब स्टेट के अंदर नई सरकार बन जाएगी, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, चाहे वो तृणमूल की हो, चाहे बीजेपी की हो, फिर पैरामिलिट्री वहां क्या करेगी, क्यों करेगी? इसका मतलब बड़ा साफ है कि जो इनका कार्डर था, ये अपने कार्डर को कहीं ना कहीं मजबूती दे रहे थे कि तुम चिंता मत करो, अगर ममता भी आ गई तो भी कोई समस्या नहीं, और हम तो आ ही रहे। 2.5 लाख पैरामिलिट्री लगाने का मतलब ये था कि हम तो आ ही रहे हैं और 2 महीने तक चिंता मत करो, पैरामिलिट्री आ रहेगी। तो अपने कार्डर को कहीं ना कहीं एक मजबूती का संदेश, दिल्ली की ताकत का संदेश देना चाहते थे। लेकिन ऐसा होता नहीं है आशीष भाई। जो किसी सिस्टम को आप बर्बाद तो कर सकते हो, लेकिन उसको पूरा बर्बाद करने में समय लगता है। 12 साल में इन्होंने काफी कुछ बर्बाद किया है। सीबीआई की जो हालत है, जो ईडी की जो हालत है, जो माफ कीजिएगा न्यायपालिका की भी जो हालत है, जो ब्यूरोक्रेसी की हालत है, जो विधायिका की हालत है, और उसके बाद कार्यपालिका आप रोज देखते हो, मीडिया की जो हालत है, ठीक, वो सारे के सारे को बर्बाद और नष्ट करने में इनको 12 साल का समय लगा है। उसके बावजूद भी जो पैरामिलिट्री यहां पर डिप्लॉय की गई है वो कहीं कहीं से विड्रॉ करके की गई है आशीष भाई। और 2.5 लाख पैरामिलिट्री का मतलब समझिए कि 2500 कंपनियां, ठीक, एक कंपनी में 90 से 100 आदमी के आसपास होते हैं, ठीक। तो उस सारी परिस्थिति के अंदर अब चूंकि आज पोलिंग का लास्ट डे है तो मैक्सिमम इनकी इंडक्शन कब तक रह सकती है यहाँ पे, और इंडक्शन का भी प्लान है और डी इंडक्शन का भी प्लान है। इंडक्शन का प्लान क्या होता है, मणिपुर से कितने निकालेंगे, फला जगह जहां जहां पोस्टेड है वहां से कितने स्पेयर किए जाएंगे और कहां पोस्ट किए जाएंगे।
ऐसे ही डी इंडक्शन का भी है कि कौन लोग, वो सब अपनी अपनी यूनिट्स में वापस जाएंगे जहां जहां उनकी लोकेशंस थी। इलेक्शन को तो टीडी मानते हैं ना, वो टेम्परेरी ड्यूटी मानते हैं। तो अब वो कागज दिखाइए जिसमें उन्होंने सारी की सारी डी इंडक्शन प्लान दी हाँ, है। वो कागज। हाँ, ये महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया है, मैं और आप इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, ये मैं पहले क्लियर कर दूं। क्यों? क्योंकि इसमें जो भाषा है, जो सारे के सारे कॉल साइंस हैं, वो बिल्कुल सीआरपीएफ से पैरामिलिट्री के जिस तरह के ऑर्डर्स होते हैं उसी तरीके के। इसमें बाकायदा साफ किया गया है कि ये जो कम्युनिकेशन है, दिस इज रिगार्डिंग डी इंडक्शन प्लान जो पैरामिलिट्री की काइंडली। और सारे के सारे मैसेज कैसे होते हैं आज भी, वहां पर बाकायदा कम्युनिकेशन जारी नहीं होता उस तरीके का, लेटर या कोई फॉर्मल ऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं? बेसिकली सिग्नल बोलते हैं इसको। पोस्टिंग का भी सिग्नल होता है और डी इंडक्शन का भी सिग्नल होता है। तो यहां लिखते हैं, काइंडली रेफर टू योर सिग्नल नंबर सो एंड सो, इलेक्शन 5 स्टेट्स 20/4/2026 एंड MHFX मैसेज नंबर सो एंड सो डेटेड 19/3। डिटेल्स ऑफ डी इंडक्शन प्लान इज एनक्लोज्ड in regard to 230 CRPF कंपनीज ऑफ KOS SNR जम्मू सेक्टर्स। ये अलग अलग सेक्टर्स के नाम है। एट अपेंडिक्स ए, ये 230 कंपनियों का है नंबर 1 अपेंडिक्स ए में। फर्दर डी इंडक्शन प्लान ऑफ 388 SAP कंपनीज इज एनक्लोज्ड ऑन अपेंडिक्स बी। वो उन कंपनियों की कहां लोकेशन थी वो इन्होंने नहीं दी है। तीसरा है, डी इंडक्शन प्लान ऑफ रिमेनिंग CAPF कंपनीज इज बीइंग शेयर शॉर्टली। तो इसका मतलब साफ है कि 388 प्लस 230 का तो इन्होंने दे दिया, मीनिंग भाई ये हो गया है 400 और 618 के आसपास कंपनी। और बाकी का अलग से प्लान हो रहा होगा, उसमें अभी थोड़ा सा समय लगेगा, उसको शेयर करेंगे। तो फिर 60 दिन वाली बात तो खत्म होगी ना। और फिर क्या कहते हैं, इट इज रिक्वेस्टेड टू डायरेक्ट द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एंड SP डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज टू प्रोवाइड व्हीकल्स एज पर ECI गाइडलाइंस for above proposed de-inducted companies from their present place of deployment till their boarding stations for move by train। ट्रेन से वापसी जाएंगे ताकि उनको सारे वाहन वगैरह जो भी आधारभूत ढांचा चाहिए उनको प्रोवाइड कीजिए, जो पोलिंग ड्यूटी के बाद जब वो वापस जाएंगे। तो इसका मतलब बड़ा साफ है। CRP का बाकायदा कम चीफ फोर्स कोऑर्डिनेटर है। व्हीकल्स फॉर SAP कंपनीज भी मांगी है, झारखंड बिहार सिक्किम में जाएंगी वापस, ये वहां पे बाई रोड जाएंगी। कुछ स्टेट्स में जो जम्मू वगैरह की है बाई ट्रेन जाएंगी। तो ये पूरे का पूरा एक डी इंडक्शन प्लान शेयर किया गया। तो इस बस हटा लीजिए इसको। तो इससे आशीष भाई एक चीज तो स्पष्ट होती है कि जो 2400 के आसपास 2500 के आसपास जो कंपनियां डिप्लॉयड थी, उनको डी इंडक्शन का जो है प्लान फाइनल हो गया है एक तरीके से, क्योंकि उन्होंने कहा कि सेपरेटली वी आर शेयर। रिमेनिंग शब्द लिखा है, नहीं तो जैसे वहां नंबर्स दिए हैं 228 388, वहां भी कह सकते थे कि इतने। ये हो सकता था कि 100-200 कंपनियों को ये यहां पर रख लेते, जो अभी कोई एक्टिव ड्यूटी के अंदर, जहां पर एक तो होता है ना मणिपुर में जैसे है, मणिपुर में कहीं भी पोस्टिंग हो किसी CAPF कंपनी की, वो एक्टिव ड्यूटी ही होगी आज के हालात को देखते हुए। ऐसे ही जम्मू रीजन के अंदर भी है, वह एक्टिव ड्यूटी रहेगी। लेकिन कुछ ड्यूटीज ऐसी भी होती है जहां आप रिजर्व के तौर पर होते, तो हाँ। उनको कुछ समय के लिए रखा जा सकता था। उसके बारे में भी यहां भी अलग से कुछ मेंशन नहीं किया गया। इसका मतलब क्या है कि ज्ञानेश गुप्ता ने जो कुछ कहा था और जो श्रीमान अमित शाह जी ने कहा था, वो कहीं ना कहीं अपने कार्डर को रीएश्योर करने के लिए कहा गया था कि तुम चिंता मत करो, हम बैठे हैं यहाँ पैरामिलिट्री छोड़ेंगे और कोई चिंता मत करो। तो ये वो जो था, इस मैसेज से कहीं ना कहीं वो उनका स्ट्रेंथ डाइल्यूट होता जा रहा है। और वो चीज समझ में भी आ रही है कि CAPF के नाम का अपने कैडर को रीएश्योर करने का जो एक ये ढकोसला था, ज्ञानेश गुप्ता ने तो जो किया वो 100% गैर कानूनी था। उसके पास मैं फिर कह रहा हूं, इलेक्शन का रिजल्ट आके विधानसभा को नोटिफाई होने तक की ड्यूटी केवल उसकी है। उसके बाद उसका कोई मतलब नहीं है कि किस स्टेट के अंदर क्या होगा, कोई सरकार बने उसका कोई मतलब नहीं। तो उसने किस कैपेसिटी में ये कहा कि 30 दिन तक और रहेंगे। इज नॉट द होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, माफ कीजिएगा, इज नॉट द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड बाय द वे, होम मिनिस्टर भी और होम सेक्रेटरी भी एक स्टेज तक, जब चुनाव हो गया, नई सरकार बन गई, तो स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट अथॉरिटीज मांगेंगी तो पैरामिलिट्री भेज सकते हो आप। ये ध्यान रखिएगा, पैरामिलिट्री हो या सेना हो, उसको हमेशा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जब सम्मन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन अब मांग करता है गृह मंत्रालय से, तब वो प्रोवाइड की जाती है। ऐसा नहीं है कि आशीष चंद्रा से घर के बाहर में लगा दी पैरामिलिट्री, जाओ, हु एम आई टू डू दैट? स्टेट का काम है। अब जैसे तमाम जगह आपने नाटक देखे होंगे ना, जो ये आप वाले भगोड़े हैं, इनसे पंजाब सरकार ने इनकी सिक्योरिटी डाउनग्रेड की ना। तो जैसे ही पंजाब सरकार की सिक्योरिटी गई, पंजाब पुलिस की, एक पल के भीतर सबके यहां पैरामिलिट्री भेज दी गई।
तो पैरामिलिट्री की सिक्योरिटी एक तरीके का टूल बन गया है, एक स्टेटस सिंबल बन गया है, जो भी भगोड़े और जिनको इस तरीके जो अपने पाल में लाने के लिए। यानी कि पैरामिलिट्री का भी अब भरपूर प्रयोग हो रहा है, स्टेटस सिंबल के लिए भी, अपने कार्डर को रीश्योर करने के लिए भी। जो काम अभी तक सीबीआई और ईडी का हो रहा था, कहीं ना कहीं वो प्रयोग अब इनके साथ भी होने लगा है। वरना जब आप किसी को सीआरपीएफ की सिक्योरिटी देते हो आशीष भाई, तो उसका एक लेट डाउन प्रोसीजर है, ठीक, कि उसकी थ्रेट असेसमेंट की जाती है, थ्रेट असेसमेंट के बाद फैसला होता है। इट टेक्स टाइम। ये नहीं है कि पंजाब पुलिस आशीष चित्रांशी के घर से गई और वहां पर आके 20-1 की गार्ड में बैठ गई, ऐसे नहीं होता है। लेकिन सब ठीक है, सब चंगा सी मोदी है तो मुमकिन है, वो सारी परिस्थितियां हैं। लेकिन जिस तरीके से पैरामिलिट्री वहां से बिस्तरा बांध रही है, जिस तरीके से जो आपने दिखाया इंडक्शन प्लान, ये तो कहानी कुछ और ही कह रही है। जो आपने इंट्रो में कहा, ये तो वही बोरिया बिस्तरा बांधने वाली बात है। अब किसका बोरिया बिस्तरा बंधेगा, मैं और आप ज्योतिषी नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि जो ज्ञानेश गुप्ता ने कहा और जो अमित शाह ने कहा, ये उसके ठीक विपरीत है। इतना ही कह सकते हैं आज की तारीख में। बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि डंके की चोट पर उन्होंने 30 दिन कहा, इन्होंने 60 दिन कहा। मैं 60 दिन वाली हेडलाइन भी भेजा हूं, जरा उसको दिखा दीजिए, मतलब एक बार बिल्कुल तसल्ली हो जाए। देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद कम से कम 60 और दिन तक केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। बिल्कुल जो मतलब जो बिल्कुल प्योर उन्हीं के शब्दों में हेडलाइन थी, वो वाला दिखाया। उन्हें तो बहुत तो चटकारा कि फौज तैनात रहेगी। जितना शाह बोलते हैं उससे ज्यादा शहंशाह लिखते हैं ना सब मीडिया वाले। तो जो है एकदम वही शब्द हैं कि कम से कम 60 दिन और रहेगी। और अभी से उनको मतलब उनकी वापसी का प्लान सामने आने लगा है, आदेश जारी होने लगा। हमने आदेश दिखाया, हमने लिखा भी है कि बीजेपी बोरिया बिस्तर बांध रही है। बहुत लोग कहेंगे सीआरपीएफ जा रही है, आईटीबीपी जा रही है, मतलब सीए सेंट्रल फोर्सेज सीएपीएफ जा रही है। बीजेपी का बोरिया बिस्तर क्या बदना है इससे? टीएमसी ने, मैं कह रहा हूं टीएमसी ने, हम नहीं कर रहे, मान लो हमारी बात, हालांकि हम तो कहते हैं खुल के, लेकिन हमारी बात मत लो। टीएमसी ने 10 बार एक बात कही है कि ये चुनाव आयोग और सेंट्रल फोर्सेज, अमित शाह की फोर्सेज लड़ रही। आज तो यहां तक बोल दिया अभिषेक बनर्जी ने कि राफेल और वालसिप यही बचा है, वो भी लगा दो बंगाल में। हम ही आप शायद कार्यक्रम कर रहे थे, उसमें दिखाया था, सुनाया था कि राफेल और वालसिप जो है वो भी आईएनएस वगैरह विक्रांत और ये सब, वो भी तैनात कर दो बंगाल में। तो जो चुनाव लड़ रहे थे वही जा रहे हैं। जो पंपलेट बांट रहे थे वो जा रहे हैं। जिनकी बख्तरबंद गाड़ियों में भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठ के चुनाव प्रचार कर रहा था, वो जा रहे हैं। ऐसे नहीं कर रहे ना। बड़ी गंभीरता से हेमंत भाई ने कहा कि उस पर एक अलग से कार्यक्रम करना चाहिए। हमने एक कार्यक्रम में क्लिप दिखा दिया था, तो इसलिए उस पर नहीं बढ़े, क्योंकि ये बड़ा गंभीर था। और हमने कहा था जब कार्यक्रम में उस क्लिप को दिखाया था कि आप बताओ किस कैपेसिटी से आप सीआरपीएफ की बख्तरबंद गाड़ी में, वो भी बख्तरबंद गाड़ी दिखाया था, विजुअल दिखाया था, उसमें नितिन नवीन को बिठा ले जा रहे हैं। क्या चल रहा है? ये चुनाव चल रहा है और अब बांध रहे हैं। आशीष भाई, कई बार ना आप बहुत जाति कर देते हो, बहुत जाति करते हो, बहुत गलत बात है। अरे शुक्र करो वहां T-90 टैंक में नहीं बैठा, वो कमाल कर रहे हो आप। जो अभिषेक बनर्जी कह रहे थे वो गलत नहीं कह रहे थे। आप सोचिए ना कि आपने क्या क्या नहीं लगाया वहां पर, बख्तरबंद गाड़ियां, किस तरीके का माहौल, 2500 कंपनियां। उसका एक बार स्केल और वॉल्यूम सोच करके देखिए। ये डेमोक्रेसी का चुनाव है या चुनाव हथियाने का चुनाव है? इसको तो समझिए एक बार। बख्तरबंद गाड़ी की बात कर रहे हैं आप, T-90 T-72 ये नहीं लगे, ये सोचिए। आईएनएस विक्रांत नहीं बुलाया गया वहां पे रफाल नहीं बुलाया गया, वहां पर कुछ मिसाइलें नहीं तैनात कर दी गई। आप समझिए ना पूरे खेल को। हर जगह पर अपनी माइट दिखाने का, जो माइट है ना सत्ता का, वो और कुछ नहीं। तो आप छोड़िए सारी बातों को, आप ऐसी ऐसी बातें करने लग जाते हो। आज पोलिंग हो रही थी ना वहां, वो आपका डंका पति वहां त्रिशूल लिए खड़ा था। बताओ कर लो, क्या करोगे आप? रोक लो ना। ये रोकने का काम किसका है? ज्ञानेश गुप्ता का। शुक्र करो उसने वो ट्वीट नहीं किया कि देखो यही है असली वाली। तो ये सारी चीज समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से इस शीर्ष नेतृत्व ने इस देश की जो एक मर्यादा थी, जो परंपराएं थी, जो एक नीतिगत फैसले थे, उनको कैसे मिट्टी में मिलाते हुए किस लेवल पे ले गए भाई। रूलिंग पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पैरामिलिट्री की गाड़ी में बैठने की सोच भी कैसे सकता है? और चुनाव आयोग ने अब तक नोटिस कर दिया। जवाब दो मुझे इसका,
ये इतनी गंभीर बातें हैं। इस आचार संहिता का मुरब्बा जो बना दिया गया है ना, इसको कभी सोचिएगा। आचार संहिता में कोई किसी को फांसी नहीं तोड़ देता, वो केवल केवल एक आपके ऊपर एक नैतिक रोकथाम होती है कि आशीष भाई ये मत कीजिएगा, कल को नोटिस आ जाएगा, 10 अखबारों में खबर छपेगी। ना तो नोटिस आना, ना कोई अखबार बचा जो खबर छाप दे, बात ही खत्म होगी। तो वो चाहे उसमें बैठे, चाहे वो उससे भी बड़े किसी लॉन्च व्हीकल में बैठ जाए, कोई रॉकेट मंगा के बैठ जाए, हु कैन स्टॉप हिम? ही इज ऑल पावरफुल। ये समझना पड़ेगा ना आपको। जो इन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को हाईजेक किया है जिस तरीके से, और किसी पैरामिलिट्री वाले ने उस पर आपत्ति की कि साहब आप इसमें कैसे बैठ रहे, वर यू? लेकिन कुछ नहीं, ये नया भारत है भाई साहब, और कुछ नहीं। इस नए भारत में मतलब नया भारत है, लेकिन विचित्र भारत ये नजर आने लगा है कई बार। ये चुनाव में मतलब पंपलेट बांटना ये सब तो बहुत आम दिखने लगा था। लेकिन एक बात इसके आखिर में, फाइनल कमेंट 30 सेकंड का हम लेंगे। आखिर मेरे मन का जो सवाल है, सवाल क्या है? ये सवाल ही नहीं है, ये जनता के साथ एक कन्वर्सेशन अब हमें आखिर में करने जा रहे हैं 2 मिनट। बंगाल में तो हो गए चुनाव, खत्म हो गए, लेकिन बंगाल चुनाव के बाद 2014 से 2026, 12 साल बाद भी जो लोग मोदी या शाह की बात पर यकीन करते हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं। अमित शाह ने अभी कहा ना, हेमंत भाई ने, कि वो अपने काडर को उत्साहित करने के लिए और मतदाताओं को स्टोर करने के लिए जिस भी वजह से बोले 60 दिन रुकेंगे। भाई साहब, अब आज ऐसे पोलिंग खत्म हो गई ना, अब ना वहां बंगाल में आप अमित शाह को पाओगे, न मोदी को पाओगे, और न सीएपीएफ को पाओगे। आप सोचिए, जिस भी प्रदेश में, यहां तो चुनाव निपट गए, जहां भी मतदान हो, आप लोग यकीन कैसे कर लेते हो? मैं तो ये नहीं समझ पाता हूं, 12 साल बाद भी कैसे इन पे यकीन करते हैं, कैसे कर लेते? हेमंत भाई, ये फिर एक बार, ये तो वो है कि जो पूरे देश की हेडलाइन बड़ी बड़ी, उस दिन तो लगा कि पूरे देश की मीडिया ने डिबेट किया था, अमित शाह की ललकार 60 दिन रहेगी वहीं पे फौज, ऐसे ऐसे हेडलाइन लगा करके और थंबनेल लगा करके भाग गए। इसको मैं तो कहूंगा ना, आप अपने वादा, आप अपनी जुबान से भगना ही से कहते हैं। आप कहो, अब बोलो, यहीं पर बोल दो कि मैं आशीष भाई के साथ खड़ा रहूंगा, आशीष चित्रांशी जब तक यहाँ न्यूज लॉन्चर पर है मैं खड़ा रहूंगा उसके साथ, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और जैसे ही एक नोटिस आवे और आप कह दो कि नहीं यार वो हम जा रहे हैं, जरा रोहतक जाना है तो कैसे होगा? हाँ तो वही। हम तो सोच रहे थे भैया चलो यार, अकेले नहीं है, हमारे पीछे हेमंत अत्री भी खड़े हैं, हमारे पीछे अशोक वानखेड़े खड़े हैं? तो यही तो हुआ ना, जो कार्यकर्ता, जिन कार्यकर्ताओं को आपने लड़ने भिड़ने के लिए ममता बनर्जी के खिलाफ छोड़ दिया था, गाली गलौज किए, लड़े भिड़े सब, वो कार्यकर्ता वहां पे अब घंटा बजाएंगे, और यहाँ पर सीएपीएफ वापस। कैसे भरोसा नहीं, किया जाए? आप ही पूछ रहा हूँ, कैसे भरोसा किया? आशीष भाई, इन्होंने पूरे देश के अंदर एक खास तरीके का वर्ग तैयार किया है, इस पर हम कई बार बात करते हैं। उसको किसी चीज की समझ नहीं, उसको तो ये दिखता है कि ओहो हो पैरामिलिट्री आ गई, उनके पास बड़े बड़े वेपन्स हैं, ऐसी ऐसी गाड़ियां दिखा दी, 1000 व्हीकल दिखा दिए। बहुत सारे लोग, आप तो कई बार चर्चा करते हैं, आपके एरिया में तो बहुत होता है ये, कि जब किसी भीड़ के पास, किसी के कार्यक्रम में भीड़ इकट्ठी ना हो, तो हेलीकॉप्टर को देखने के लिए अब भी 2 से 5 हजार आदमी आ जाते हैं। बहुत हाँ, सारे राज्य हैं ऐसे, उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं, बिहार में आ हमारा जाते हैं, उड़ीसा के अंदर आ जाते हैं, कई कई राज्यों में आते हैं ऐसे। हरियाणा में अब कोई नहीं आता हेलीकॉप्टर देखने के लिए, ठीक है ना। तो कुछ वो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो ये एक पूरे का पूरा इवेंट और ऑप्टिक्स क्रिएट किया गया ना, कि बख्तरबंद गाड़ी, उस पर कई बार मैंने ट्विटर पे देखा कि ट्विटर पे भी बहुत ज्यादा ट्रेंड करते कि ये व्हीकल्स यहाँ क्यों बुलाए गए। तो एक इवेंट क्रिएट हुई ना, एक वाव फैक्टर क्रिएट हुआ। और केंद्र के अंदर जो कुछ चल रहे हैं ना, जो लोग सत्तासीन है, उनको आप नेता नहीं कह सकते, माफ कीजिएगा, वो इवेंट बाज एक समूह है। वो नए नए फैक्टर्स देते रहते हैं, वाव फैक्टर। बंगाल के अंदर उन्होंने वाव फैक्टर दिया कि यार इतनी पैरामिलिट्री। आप सोचो तो सही एक बार, पूरे देश में लोकसभा चुनाव प्लस कई राज्यों में 7 चुनाव, वहां तो 3,40,000 अर्धसैनिक में, और अकेले बंगाल में 2.5 लाख। तो स्केल देखिए उसका, कि बंगाल में हर 100 आदमियों के ऊपर एक पैरामिलिट्री जवान, ऐसा ही कुछ। तो आप सोचिए उसको। तो एक इतनी बड़ी इवेंट क्रिएट कर दी। तो उसमें क्या है कि जो लोग पहले ये है कि यार केंद्र सरकार चुनाव को हथियाना चाहती है, वो तो दब जाएंगे। और जिनको ये पता है कि हमारा पूरा सिस्टम है, जो आप कहते हो सिस्टम नहीं, सिस्टम,
वो उससे उत्साहित होंगे। बस ये सारा खेल उतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसमें अल्टीमेट लूजर ये जो संस्थाएं हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स है, उनकी जो डिग्निटी है, उनकी जो स्टैंडिंग है हमारी आइज में, हम जो पैरामिलिट्री के जवान हैं उनको भी सेना के जवान ही मानते हैं, अर्धसैनिक बल है ही, हम उनको भी मानते हैं। जब उनके यहाँ इस तरह से जब भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भाग के उसकी बख्तरबंद गाड़ी में बैठ जाएगा या उसका जवान पोस्टर बांटते हुए दिखेगा, तो आपको क्या लगेगा? फिर ये भी वैसे ही कर दिए गए। तो ये तो उनकी लीडरशिप को देखना चाहिए कि वेदर दे कैन स्टैंड अप टू दैट चैलेंज और नॉट। द आंसर अनफॉर्चुनेटली इज नो, दे कैन नॉट। और ये उनके ऊपर मैं आरोप नहीं लगा रहा, सारे के सारे इंस्टीट्यूशन जिसके अंदर है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया, कौन बचा? जब कोई नहीं बचा तो अगला नंबर इनका है। एक बात मैं हमेशा कहता हूं, नंबर सबका आएगा, बचेगा वही जिसकी स्पाइन होगी, जिसकी कमर सीधी होगी, वरना सब अभी तक रेंग ही रहे हैं। और जो बाकी हैं वो लाइन में लगे हुए हैं कि हमें कहाँ रेंगना है साहब, वो बता दीजिए। सिर्फ इतनी सी बात। ये वाकई सीएपीएफ के लिए सोचने की बात है। जो है उनकी वर्दी पर, उन पर देश भरोसा करता है। पुलिस मत बनिए। पुलिस को तो देश भर में जितने राज्य हैं कहीं भी हो, वो सब लोग कहते हैं, मतलब आदमी के दिमाग में बैठा हुआ है कि जिसकी सरकार है उसी की पुलिस। बस खाली कपड़ा नहीं पहनते हैं, उस पार्टी का झंडा बांध करके नहीं चलते हैं कपार में अपने खोपड़ी में, बाकी उसी के। अब वही पुलिस बनाने के लिए ये जिद है कि पुलिस अफसर इनके ऊपर बैठ के राज करें। ये सीएपीएफ के ऊपर पुलिस अफसर बैठाने की जिद क्यों है? क्योंकि वही ना कि पुलिस वाला वो वहां पर वो फैक्टर दिखना चाहिए। खैर, हमको इजाजत दीजिए, खबरें और भी हैं बंगाल से और महत्वपूर्ण खबरें हैं हम लेकर के आ रहे हैं अभी हेमंत भाई के साथ। धन्यवाद हेमंत भाई, नमस्कार।